कहानी की स्टार्टिंग होती है और हम मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, जिसे इस समय कुछ अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं, और वो भी गलतफहमी की वजह से। चुमो कहता है कि आखिर आप लोग मुझे मार क्यों रहे हो? तब जाओ कहता है कि क्योंकि तुम्हें मेरी गर्ल से दूर रहना है, तुम्हें शाओलिन के आसपास भी नहीं मंडराना है। चुमो कहता है कि मैं तो कभी उसके पास गया ही नहीं, इनफैक्ट हम दोनों इतने ज्यादा क्लोज भी नहीं है, हम तो सिर्फ क्लासमेट हैं। जाओ कहता है कि इसीलिए तो मार रहा हूँ कि आइंदा से तुम उसके कभी क्लोज जाओ ही नहीं, इसलिए एडवांस में हम तुम्हें पहले ही पीट देते हैं। इतना कहने के बाद सभी मिलने के बाद चुमो को बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हैं। तभी यहाँ से स्कूल की ब्यूटी शाओलिन गुजर रही होती है, जो कि चुमो को पीटते हुए देखती है और वो जाओ की तरफ देखती है। जब जाओ उसे देखता है तब वो उसे देखकर हेलो करता है, लेकिन वो उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है, वो उसे इग्नोर करती हुए वहाँ से चली जाती है। इस बात से जाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चुमो को मारने लगता है। इसके बाद ये लोग इसे बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं और इसे वार्न करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चुमो यहाँ पे बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से कोई मैजिक आती है जो कि चुमो को स्कैन करने लगती है और इसके सारे जख्मों को धीरे धीरे करके भरने लगती है, और कुछ ही टाइम के बाद चुमो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। कुछ टाइम के बाद जब चुमो को होश आता है तब वो थोड़ी अजीब तरीके से जगता है। उसे महसूस होता है कि उसे तो कुछ टाइम पहले काफी जोर से पीटा गया था, लेकिन उसे अभी किसी भी तरीके से दर्द नहीं हो रहा है और वो पूरी तरीके से ठीक है। ये देखकर चुमो को ऐसा लगता है कि क्या उसे कोई तरीके का इल्यूजन हो रहा है जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तभी वो किसी प्यारी सी लड़की की आवाज सुनता है जो कि कहती है कि सिस्टम ब्लाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है। ये सुनकर चुमो को ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे टीवी शो का रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए वो अजीब सी आवाजें सुन रहा है। लेकिन जैसे वो ऊपर देखता है वो देखता है एक प्यारी सी फेरी को। इस प्यारी सी फेरी का नाम ईस्टर्न होता है, जिसे गलती से चुमो ने देख लिया था, इसलिए वो उसे सॉरी बोलती है और माफ करने के लिए कहती है और कहती है कि मुझे जाने दो। लेकिन चुमो उसे कहता है कि अब तो मैंने तुम्हें देख लिया और तुम्हारे पास तो मैजिकल पावर्स भी है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं इस तरीके से अब और इस दुनिया में नहीं जीना चाहता हूँ। अब मैं और नहीं चाहता हूँ कि लोग मेरा यूज करें और मुझे इस तरीके से पीट कर कहीं पे चले जाएं। मैं पावरफुल बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी किसी तरीके से मदद करो, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ऐसे करते हुए चुमो ईस्टर्न से हेल्प करने के लिए कहता है। ईस्टर्न भी बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है, इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। अब से तुम जब भी किसी भी चीज को खरीदोगे तब तुम्हारे बैंक में उससे 100 गुना पैसे वापस से आ जाएंगे। ये सुनकर चुमो को बहुत बड़ा शौक लगता है, साथ ही वो बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाता है। तभी ईस्टर्न उससे कहती है कि लेकिन तुम्हें ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही मिलेंगी और उसके बाद मैं और मेरी मैजिक पावर यहाँ से चली जाएंगी, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। चुमो कहता है कि ठीक है, मुझे 24 आवर्स मिले हैं, इतने में भी मैं अपने लिए काफी चीजें कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपना बैंक बैलेंस चेक करता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 139 ही युआन है। अब वो सोचता है कि आखिर वो इतने कम पैसों से क्या खरीदता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो भागते हुए फिश मार्केट में पहुँचता है, जहाँ पे जाने के बाद वो एक लेडी से 2 फिशेस खरीदता है और उसके बाद वो अपने पैसे दे देता है। फिर वो वहाँ से सुपर मार्केट जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि इस समय उसके अकाउंट में 300 युआन आ चुके हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो सुनते ही सभी लोग उस सुपर मार्केट के सभी चीजों पे टूट पड़ते हैं और जिन लोगों को भी जो कुछ भी चाहिए होता है वो सभी लोग बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। इन सभी को इस तरीके से शॉपिंग करते हुए देख चुमो भी काफी ज्यादा खुश होता है और फिर वो उन सभी के पैसे देने के बाद वहाँ से बाहर आ जाता है अपने फिशेस को लेकर। और जैसे वो बाहर आता है उसके अकाउंट से एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में अभी 20 मिलियन युआन आ चुके हैं। ये सुनकर तो इसके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल छा जाती है। इसके बाद वो घर जाते हुए रास्ते में सोचने लगता है कि इन छोटी छोटी तरकीबों से तो मैं बहुत ही जल्द अमीर नहीं बन सकता हूँ और मेरे पास भी तो वैसे 24 आवर ही बचे हैं। मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा जिससे मुझे और सारे पैसे बहुत ही जल्द मिल जाएं। ये ऐसा सोच ही रहा होता है तभी जाओ अपनी एक्सपेंसिव कार से उसके पास आता है और उसकी इंसल्ट करते हुए यहाँ से चला जाता है। जाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो उसे काफी सारी बातें सुना देता है कि एक्सपेंसिव कार में बैठने से तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते हो। तभी उसे आइडिया आता है एक्सपेंसिव कार का और वो एक टैक्सी को रोकता है और उससे कहता है कि चलो फरारी के स्पीड से जल्दी से फरारी वाले स्टॉप पे चलो। ये सुनकर वो ड्राइवर उससे कहता है कि इसमें काफी सारे लोग रोड पे आते जाते रहते हैं तो मैं इतना ज्यादा फास्ट ड्राइव नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर चुमो उसके सामने एक नोटों से भरा हुआ गड्डी रख देता है और कहता है कि अब तो चलोगे ना फरारी के स्पीड से। ये देखकर ड्राइवर बहुत ही फास्ट कार चलाता है और चुमो को उसकी मंजिल तक पहुँचा देता है। जैसे ही चुमो वहाँ पे पहुँचता है उसके अकाउंट में 1 मिलियन और डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके बाद चुमो उस कार शोरूम के अंदर जाता है और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ की एक कार को बड़े ही ध्यान से देखने लगता है। तभी इस कार शोरूम का जो मैनेजर होता है वो चुमो को देख लेता है और उसे चुमो गरीब लगता है, इसलिए मैनेजर चुमो को वहाँ से निकालना चाहता था। इसलिए वो अपनी पास खड़ी शाओलिन से कहता है कि देखो जरा उस लड़की को, उसकी हैसियत भी है यहाँ के किसी भी कार को खरीदने की, जाओ उसे यहाँ से बाहर निकाल दो। शाओलिन चुमो के पास आती है और उसे पूछती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। जैसे चुमो उसे देखता है वो उसे कहता है कि मैं यहाँ की एक कार को खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर शाओलिन इसे अंदर लेकर जाने लगती है और कहती है कि चलिए मैं आपको कार
कार्ड दिखाती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है और कहता है कि शाओलिन, मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि तुम इस लड़के को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दो, लेकिन तुम तो इसे अंदर ही लेते जा रही हो। शाओलिन कहती है कि नहीं बॉस, ये तो कार देखना चाहते हैं। मैनेजर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इसकी कार देखने की भी हैसियत है? और जरा एक नजर इसके कपड़े पे तो डालो, इसका पूरा का पूरा कपड़ा कितना ज्यादा चीप है, जल्दी से इसे बाहर निकालो। लेकिन शाओलिन चुमो को बाहर नहीं निकाल पाती है। ये देखकर मैनेजर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी उसकी नजर चुमो के फिशेस पे जाती है जिससे पानी निकल रही होती है और उसके कारपेट पे गिर रही होती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने ये क्या किया, मेरी इतनी एक्सपेंसिव कारपेट को तुमने खराब कर दिया। शाओलिन कहती है कि कोई नहीं बॉस, मैं जल्दी से इसे साफ कर देती हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने लगती है। तभी चुमो उसे रुकता है और कहता है कि जरा रुको, मुझे भी लगता है कि मैंने इसे गंदा कर दिया, इसलिए मुझे आपको मुआवजा देना चाहिए। ये सुनकर मैनेजर से कहता है कि क्या तुम्हारी हैसियत भी है इसके मुआवजे को देने की? तुम्हें पता भी है कि ये कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है? मैंने इसे फ्रांस से यहाँ पे मंगाया था और इसकी प्राइस 2 लाख है, क्या तुम इतना दे सकते हो? चुमो कहता है कि देखने से तो ये लग नहीं रहा है कि ये 2 लाख की है, वैसे इसकी कीमत अलग होनी चाहिए। ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मुझे पता ही था, तुमने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कुछ देखा ही नहीं होगा जो तुम्हें इसकी प्राइस पता हो। ये सुनकर चुमो कहता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस इम्पोर्टेंट कारपेट की प्राइस तो कम से कम 5 लाख तो होनी ही चाहिए। ये सुनकर मैनेजर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुमने ऊपर से नीचे जो कुछ भी पहना है वो 50 रुपए की भी नहीं है और तुम 5 लाख की बात करते हो। ये सुनकर चुमो अपना ब्लैक कार्ड शाओलिन को दे देता है। मैनेजर भी सोच रहा होता है कि पता नहीं इसके पास फूटी कौड़ी है नहीं, शो ऑफ के चक्कर में अपना कार्ड तो दे दिया है। इसके बाद वो मैनेजर की तरफ देखता है और कहता है कि क्या मैं अब यहाँ की कारों को देख सकता हूँ? इतना कहने के बाद वो अपने फिशेस वाले थैले को मैनेजर को दे देता है। मैनेजर भी उससे ले लेता है और उसके सामने झुककर कार दिखाने लगता है। इसके बाद चुमो आगे बढ़कर यहाँ की सभी कारों को एक एक करके चेक करने लगता है और चेक करने के बाद यहाँ मौजूद लगभग सभी कारों को वो शाओलिन से खरीदने की बात कह देता है। ये सुनकर तो आसपास के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और हैरानी से चुमो की तरफ देखने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, तभी तो वो इस तरीके से पैसों को बर्बाद कर रहा है। ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं तभी चुमो शाओलिन से एक और भी एक्सपेंसिव कार के बारे में बात करता है जो कि लिमिटेड एडिशन कार होती है और वो शाओलिन से कहता है कि मुझे वो लिमिटेड एडिशन कार भी चाहिए। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद चुमो शाओलिन के साथ अंदर जाता है और अपने कार को फाइनल करता है। बाद में वहाँ से आने के बाद सभी के कार के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को साइन करने लगता है। ये देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और इसके बारे में एक बार फिर से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि जब ये शोरूम के अंदर आया था तब इसे देखकर नहीं लग रहा था कि इससे एक भी कार खरीदी जा सकती है, क्योंकि इसका ड्रेस भी अच्छा नहीं था और ये अपने साथ 2 फिशेस भी लाया था और इसका ये लुक बिल्कुल किसी गरीब लड़के के जैसे दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो इसने यहाँ के लगभग सभी कारों को खरीद लिया है। ये सच में किसी अरबपति का ही बेटा होगा। ये सारे लोग इसी तरीके से बातें कर रहे होते हैं। तभी शाओलिन भी चुमो के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ और मदद कर सकती हूँ? चुमो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, लेकिन ये पेपर साइन करने में मुझे बहुत ही ज्यादा आलस आ रहा है। अगर तुम इसमें मेरी कुछ मदद कर सकती हो तो कहो। तभी चुमो के पास बैंक से कॉल आता है और उसे बताया। इसके बाद चुमो उसके बताए गए जगह पे अपनी ब्रांड न्यू लिमिटेड एडिशन कार के साथ और वो भी सूट बूट के साथ वहाँ पे पहुँचता है। सभी लोग इसकी काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। इसके बाद चुमो फुल कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद सभी लोग अपनी प्रॉपर्टी के बारे में उससे बात करने लगते हैं। चुमो उनकी प्रॉपर्टी के बारे में सुनता है और कहता है कि मैं तुम सभी के प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। ये सुनकर सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और अपनी अपनी प्रॉपर्टी दिखाने लगते हैं। किसी के पास जेट होता है, किसी के पास प्लेन होता है, किसी के पास एक्सपेंसिव विला होते हैं, किसी के पास लगातार कई सारे फ्लैट होते हैं। ये सारी चीजें वो चुमो को खरीदने के लिए देते हैं और चुमो उन सभी के प्रॉपर्टी को एक साथ बाय कर लेता है। ऐसा करने से उसके सारे अमाउंट तो खत्म हो जाते हैं, जिसके बारे में बैंक वाली लेडी उससे बात करती है और कहती है कि आपको इस तरीके से पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। तभी चुमो उसे कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि बैंक वाली लेडी से बात करती है और उसे कहती है कि चुमो सर के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर हुए हैं और जैसे वो फुल अमाउंट बताती है सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि अब चुमो के पास 300 बिलियन पैसे होते हैं, मतलब कि अब वो अरबपति बन चुका होता है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हम सच में एक अरबपति के साथ बैठे हैं और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसके बाद चुमो अकेले बैठ के अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर रहा होता है और काफी ज्यादा परेशान हो जाता है इस पेपर पे साइन करते करते और उसे भूख भी लग जाती है। वो कहता है कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं लेकिन मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तभी उसकी नजर पास रखे नूडल्स पे जाती है। वो उसे देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसे खाना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पे वो बैंक वाली लेडी आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देखकर उसे कहती है कि बॉस आप ये क्या कर रहे हो, अगर आपको कुछ खाना है तो मैं आपके लिए ऑर्डर कर देती हूँ। चुमो उसे मना करता है और कहता है कि नहीं रहने दो, काम की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा थक गया था इसलिए मुझे भूख लग गई थी। वैसे तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बैंक वाली लेडी कहती है कि मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए लेकिन हमारे बैंक की तरफ से आपके लिए कुछ गिफ्ट आया है। इतना कहने के बाद वो अपने गिफ्ट को बाहर लाती है जो कि गिफ्ट के
के तौर पे कुछ लड़कियां होती हैं। एक एक करके काफी सारी ब्यूटीफुल लड़कियां उसके कैबिन में आती जाती हैं। इन सभी प्यारी लड़कियों को देखकर तो चुमो के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो इन सभी को बड़े ही प्यार से देखने लगता है। तभी वो बैंक वाली लेडी चुमो से कहती है कि सर आप इनमें से किसी को चूज कर सकती हो। तभी चुमो को एस्टिन की आवाज आती है और उसे पता चलता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो इन लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है और कहता है कि इन सभी को यहाँ से भेज दो, मुझे इनके साथ कोई भी टाइम स्पेंड नहीं करना है। बैंक वाली लेडी भी उन सबको वहाँ से हटा देती है। इसके बाद वो चुमो से पूछती है कि सर मैं क्या आपको किसी और तरीके से मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर चुमो कहता है कि हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो तुम इसके बारे में मुझे बता सकती हो। ये सुनकर बैंक वाली लेडी कहती है कि हाँ मेरे पास एक प्रोजेक्ट तो है जिसकी कॉस्ट 2 अरब है। ये सुनकर वो कहता है कि बस इतना ही, अगर इससे भी बड़ी है तो तुम उसके बारे में मुझे बता सकती हो। ये सुनकर बैंक वाली लेडी कहती है कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं किसी को जानती हूँ जिसके पास इससे बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। इतना कहने के बाद वो अपने साथ एक लड़की को लाती है जो की साउ ग्रुप की मैनेजर होती है, जो की दिखने में भी काफी ज्यादा सुंदर होती है। वो यहाँ पर आकर लिन से इसके बारे में बात करती है और साथ ही अपने बारे में कुछ बातें बताने के साथ एक फाइल भी दे देती है जिसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। जब लिन उसे पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि ये तो इसकी सीनियर है और वो इसके बारे में अपने सीनियर से बात करता है। ये सुनकर तो ये भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे जूनियर हो, लेकिन फिर भी तुम इतने बड़े पोस्ट को इतनी आसानी से कैसे हासिल की हो? तुम्हारे पास तो इतनी सारी चीजें हैं, क्या इसके पीछे कोई जादू है या तुम्हारी बाई चांस कहीं से लॉटरी लग गई थी? ये सुनकर लिन कहता है कि कुछ ऐसा ही समझ लो कि मुझे एक बड़ा लॉटरी लग गया था। इसके बाद ये दोनों आपस में बात करते हैं जहाँ पे मैनेजर को लिन की बातें सुनकर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और जिस तरीके से लिन बात उसे कर रहा होता है उसे ऐसा लगता है कि वो उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहता है, जिसकी वजह से वो उसे जॉब देगा। ये सुनकर तो सीनियर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उसके काम को साफ साफ करने से मना करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जिस तरीके से लिन अपने अमाउंट को बढ़ाते जाता है, सीनियर कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारे कंपनी के कुछ शेयर चाहिए होंगे। ये सुनकर तो लिन को कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन वो उसे अपना काम कराना चाहता था क्योंकि वो जल्दी से जल्दी सारी चीजों को खरीद कर और भी ज्यादा अमीर होना चाहता था। इसलिए वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और कहता है कि ठीक है। ये सुनकर सीनियर कहती है कि ठीक है तब हम कॉन्ट्रैक्ट होटल में ही साइन करेंगे। इतना कहने के बाद वो होटल का पता देने के बाद वहाँ से चली जाती है। होटल में आने के बाद सीनियर लिन के बारे में सोचती है और कहती है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। तभी लिन उसके दरवाजे पे नॉक करता है। वो अंदर आता है और कहता है कि तुमने बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए ही वहाँ से चली आई, मैं यहाँ पे पेपर साइन करने के लिए आया हूँ, इसलिए जल्दी करो। ये सुनकर सीनियर कहती है कि ठीक है मैं रेडी नहीं हूँ, मैं रेडी होकर आती हूँ। इतना कहने के बाद वो वॉशरूम चली जाती है और बात लेने लगती है। लिन कहता है कि आखिर मेरी सीनियर समझ के आ रही है, मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कराने के लिए यहाँ से ले जा रहा हूँ, लेकिन अभी वो पता नहीं किस तरीके से बिहेव कर रही है। एनीवे मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देना चाहिए। इतना कहने के बाद वो पेपर साइन कर देता है और अब सीनियर भी बात लेने के बाद टॉवल पहनने के बाद बाहर आ जाती है। ये देखकर लिन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है? लिन कहती है मैं अपने कपड़े पहन लूंगी, तुम इसकी टेंशन मत लो, लेकिन उससे पहले क्या हम वाइन पी सकते हैं? लिन कहता है कि ठीक है जो कुछ भी करना है जल्दी करो। इतना सुनने के बाद वो जाती है और उसके लिए ड्रिंक बनाती है, साथ ही वो उसके ड्रिंक में कुछ मिला भी देती है। जैसे ही चुमो उस ड्रिंक को पीता है उसे नशा हो जाता है। ये देखकर सीनियर कहती है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ इस तरीके से टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें ड्रिंक दे दिया था। इतना कहने के बाद वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है और सुबह होते ही वहाँ से चली जाती है। सुबह में जब चुमो की आंखें खुलती है तब वो कल रात के बारे में सोचकर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया। उसने तो लड़की के चक्कर में सारा समय ही बर्बाद कर दिया। ये सोचकर वो देखता है कि उसके पास सिर्फ एक ही सेकंड बचे हैं और वो देखते देखते वो सेकंड भी खत्म हो जाता है। तभी उसके पास बैंक वाली लेडी कॉल करती है और कहती है कि कल आप हमारे गिफ्ट को यूज नहीं कर पाए थे, अगर आप चाहो तो आज भी हम आपके लिए किसी गिफ्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये सुनकर चुमो शर्माते हुए उसे कह देता है कि हाँ मुझे आज गिफ्ट चाहिए, मतलब कि वो चाहता था कि उसे लड़की चाहिए। ये सुनकर वो उसके लिए लड़की ला देती है और जैसे वो गेट ओपन करता है वो सामने स्कूल की ब्यूटी सावलिन को देखता है। वो तो इसे यहाँ पे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ये इसके सामने यहाँ पे आई है, वो भी सॉल्व करने के लिए। तभी यहाँ पे बैंक वाली लेडी भी आ जाती है जो कहती है कि सर हमें माफ कीजिएगा, ये लड़की नहीं है, इसलिए इसे पता नहीं था और ये टाइम पे नहीं पहुंची थी, लेकिन अगर आप चाहते हो तो हम आपके लिए दूसरी लड़की ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वो कॉल करने लगती है, लेकिन चुमो से मना कर देता है और सावलिन को अंदर लेकर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो उसके साथ फ्लर्ट करता है और जैसे वो उसे किस करने वाला होता है दरवाजे पे नॉक होती है। एक पर्सन अंदर आता है जिसके हाथ में सूटकेस होते हैं और उसमें काफी सारे प्रॉपर्टीज के पेपर होते हैं जो वो पर्सन उसे देकर वहाँ से चला जाता है। ये सारी चीजें देखने के बाद तो सावलिन शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या ये सारी चीजें तुम्हारी है? चुमो कहता है कि हाँ ये सारी चीजें मेरी है और इतना कहने के बाद वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। सावलिन को यहाँ से बाहर का नजारा काफी अच्छा लगता है और वो इसकी तारीफ करती है। ये सुनकर चुमो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक अपार्टमेंट दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो उसके क्लोज जाने लगता है। ये देखकर सावलिन उससे मना करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो तुम इस तरीके से मुझ पे खर्चा करो। इतना कहने
करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिन के बाद जब चूमो बाहर घूम रहा होता है तभी वो देखता है कि जाओ शाओलिन को सबके सामने प्रपोज कर रहा होता है और सभी लोग उसे जाओ को एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें शाओलिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। वो चुपचाप उसे देख रही होती है। तभी यहाँ पे चूमो आ जाता है और सबके सामने वो शाओलिन को अपनी गर्लफ्रेंड कह के बुलाने लगता है। ये देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि शाओलिन जाओ को छोड़कर चूमो को पसंद कर रही है। सभी लोग उसे भला बुरा बोलने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर उसके पास है क्या, तुम्हें चूमो को नहीं जाओ को एक्सेप्ट करना चाहिए, देखो वो कितने ज्यादा रिच है और उसके पास तो इतनी एक्सपेंसिव कार भी है। तभी यहाँ पे एक और न्यू एक्सपेंसिव लिमिटेड कार आ जाती है जिसे देखकर सभी लोग हैरानी से उसके तरफ देखने लगते हैं। उसमें से एक लड़की बाहर आती है और वो चूमो को कीज देकर कहती है कि सर आपकी कार आ चुकी है। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि चूमो के पास इतने सारे पैसे कैसे आ गए। चूमो शाओलिन को अपने पास लेता है और उसके साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चूमो शाओलिन को अपने साथ लेकर जाता है, उसे डिनर कराता है, उसे अच्छा फील कराता है और साथ ही वो अपने प्यार का इजहार भी कर देता है और कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब इतना ज्यादा केयर मिलने के बाद शाओलिन भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि चूमो एक प्ले बॉय है। अब नेक्स्ट सीन में हम चूमो को उसी के क्लासमेट के साथ ट्रेनिंग देते हुए देखते हैं। यहाँ पे सभी लोग थक जाने के बाद आराम कर रहे होते हैं और उन्हें बात कर रहे होते हैं कि उन्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। तभी उनमें से एक लड़की की गर्लफ्रेंड यहाँ पे आती है जो कि काफी सुंदर होती है, जिसे देखकर सभी लोग उसे कांग्रेस कर रहे होते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वैसे हमारे स्कूल में भी एक स्कूल ब्यूटी है जो पता नहीं किसके नसीब में जाएगी। ऐसे ही ये लोग सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी वो अपने स्कूल की ब्यूटी को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। ये देखकर तो सारे लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। शाओलिन यहाँ पे चूमो के लिए ग्रीन टी लाई होती है और उसे बॉयफ्रेंड बुला रही होती है। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर स्कूल की सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने वाली लड़की चूमो की गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है। जैसे ही शाओलिन से मिलने के बाद यहाँ से जाती है, सभी लड़के चूमो के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे पूछते हैं कि बताओ तुमने आखिर उसे किस तरीके से बताया, मुझे उसके बारे में सारी बातें जाननी है। कुछ लोग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, वहीं कुछ लोग ये नजारा देखकर रोना ही स्टार्ट कर देते हैं कि उनके हाथ से इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की निकल गई। वेल चूमो तो उन्हें ज्यादा कुछ बातें नहीं बताता है और कहता है कि ये नसीब की बातें थी और वो मेरी नसीब में थी, इसलिए मुझे मिल गई। वैसे मुझे कुछ काम है। इतना कहने के बाद वो अपने कोच के पास जाता है और कहता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए छुट्टी चाहिए। कोच उसे पूछता है कि तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए। तब चूमो उससे कहता है कि मेरी एक मीटिंग है इसलिए मुझे जाना है। ये सुनकर तो सभी उसके पास आते हैं और इसकी मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता है कि चूमो अब अरबपति बन चुका है, इसलिए ये ना जानते हुए इसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन चूमो इनकी बातों का रिप्लाई नहीं देता है और कहता है कि मुझे छुट्टी चाहिए। लेकिन कोच भी उसे छुट्टी नहीं देता है और कहता है कि आप लोगों की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई इसलिए मैं आप लोगों को जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर चूमो कहता है कि ठीक है, तो क्या मैं कुछ समय के लिए ब्रेक ले सकता हूँ, मैं अपने फोन से ही मीटिंग कर लूंगा। इतना कहने के बाद वो साइड में आता है और मीटिंग के लिए फोन स्टार्ट करता है। लेकिन इसके सारे के सारे क्लासमेट इसके पीछे आकर बैठकर ये देखने लगते हैं कि आखिर ये करने क्या वाला है। वो उन सबको हटाता है लेकिन वो लोग हटते नहीं है। फिर वो ऐसे ही अपनी मीटिंग स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ एरर होने की वजह से वो मीटिंग कर नहीं पाता है और ये देखकर सभी लोग इसकी मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि इसका झूठ पकड़ा गया। ये देखकर वो अपने मैनेजर के पास कॉल करता है और अपना लोकेशन और अपनी प्रॉब्लम बताता है। उसकी मैनेजर कहती है कि ठीक है हम लोग पहुँचते हैं। कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे काफी एक्सपेंसिव कार आने लगती है और उन कारों में से उसकी सीनियर निकलती है जो कि अब उसकी मैनेजर और उसकी पर्सनल सेक्रेटरी भी बन चुकी होती है। यहाँ पे जैसे ये लोग इसे देखते हैं वो लोग सीनियर को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये इसके साथ क्या कर रही है। यहाँ पे आने के बाद वो इसे बॉस बुलाती है और कहती है कि मीटिंग के लिए सारे लोग तैयार हैं, आप मीटिंग कर सकते हो। सभी लोग इसके सामने खड़े होते हैं। तभी इसकी क्लासमेट के बारे में एक बार फिर से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आता है कि उनके क्लास में पढ़ने वाला लड़का आखिर कब इतना ज्यादा अमीर हो गया। तभी जाओ को इन लोगों में उसके डैड दिखाई देते हैं। वो अपने डैड के पास जाता है और कहता है कि आप इस चूमो के सामने किस लिए खड़े हो, और फिर वो अपने डैड को काफी सारी बातें सुनाने लगता है कि चूमो ऐसा लड़का है, मैं उसे ऐसे परेशान करता था और आप उसके सामने इस तरीके से झुके हुए क्यों हो। सुनकर उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और उसे पीटते हुए कहते हैं कि नालायक लड़का, ये मेरा बॉस है, इसके सामने तुम ऐसे कैसे बातें कर सकते हो। इसके बाद वो उसे काफी पीटते हैं। कुछ देर तक इन दोनों के बीच में ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। जाओ अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन उसके डैड समझते नहीं है, उसे बार बार पीटने लगते हैं। ये देखकर चूमो को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो अपनी पुरानी सारी चीजों का बदला अभी ले लेता है। वो जाओ के डैड को काम से निकाल देता है और कहता है कि मैं आप जैसे लोगों को काम पे नहीं रखना चाहता हूँ जो लोग लोगों के साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। इसके बाद सीनियर सेक्रेटरी सामने आती है और उनके कई सारे फ्रॉड उसके सामने कर देती है और कहती है कि हम आपको काम से निकाल रहे हैं। ये देखकर डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जाओ को बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हैं। यहीं पे ये सीन खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम चूमो को उसके क्लास में देखते हैं जहाँ पे वो अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि आज उनकी क्लास में एक नई सीनियर पढ़ाने के लिए आ रही है। ये जानकर सभी लोग काफी खुश होते हैं कि इनकी क्लास में एक और नई लड़की आने वाली है। अभी क्लास में एंट्री होती है चैन की, जो कि इनकी सीनियर होती है और अपना इंट्रोडक्शन उन्हें दे रही होती है और साथ ही वो बता रही होती है कि आज मैं आप लोगों को क्लास लेने वाली हूँ। अब चैन तो काफी ज्यादा सुंदर होती है, इसीलिए सभी लड़के अपने मन में ही ख्याल पकाने लगते हैं कि आखिर वो चैन को किस तरीके से पटाएं। और इसी चक्कर में एक लड़का सामने खड़ा होता है और वो सभी को एक साथ आज साथ पार्टी करने के लिए कहने लगता है और सभी लोग इस मौके का फायदा उठाने के लिए पार्टी में जाने के लिए हाँ कर देते हैं और साथ ही वो चैन को भी राजी कर लेते हैं। और रात होने पे सभी पार्टी करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पे वो ट्रूथ एंड डेयर गेम भी खेल रहे होते हैं। गेम के दौरान एक लड़की को डेयर देती है कि वो अपना पर्स बाहर निकाले।
जैसे वो लड़का अपना पर्स बाहर निकालता है वो लोग उससे देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि ये पर्स 80,000 का होता है जो कि काफी एक्सपेंसिव भी होता है। ये देखकर चुमो भी अपना पर्स बाहर निकाल देता है, जिसे देखकर सभी लोग उसे चीप समझते हैं। फिर वो लड़का आगे होने के लिए अपने पर्स में रखे हुए सारे कार्ड्स को भी बाहर निकालता है जो कि काफी ज्यादा होते हैं। ये देखकर चुमो भी अपना कार्ड बाहर निकालता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्ड बाहर निकालता है जो कि ब्लैक कार्ड होता है, जिसके बारे में तो यहाँ मौजूद कुछ लोग को पता नहीं होता है, और जिन्हें पता होता है उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये नकली कार्ड है। इस बात को लेकर दोनों लड़कियों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाता है, और तभी यहाँ पे चैन के लिए काफी सारी चीज अचानक से लाई जाती है, जिसे देखकर चैन भी सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि मैंने तो ये सारी चीजें नहीं मंगवाई थी। तभी वहाँ पे एक लड़का भी आता है और कहता है कि बेबी डॉल मैंने ये तुम्हारे लिए मंगाया था। और यहाँ पे आने के बाद अब ये अमीर होने का शो ऑफ करने लगता है और दिखाना चाहता है कि वो कितना ज्यादा अमीर है। अब ये देखकर चुमो भी पीछे नहीं हटता है, वो भी अपने अमीर होने का प्रॉप दिखाने लगता है, और एक बार फिर से इन तीनों के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमारा चुमो अपने ब्लैक कार्ड दिखाकर जीत जाता है, क्योंकि ये जो लास्ट में पर्सन आया होता है उसे पता होता है कि ये ब्लैक कार्ड कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, और वो इसके बारे में सभी को बताने लगता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और सभी लोग चुमो के सामने झुक जाते हैं। इसके बाद पार्टी करने के बाद सभी बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद चैन चुमो को थैंक्स बोलती है और साथ ही अपना नंबर भी उसे देती है। ये देखकर तो सभी लोग चुमो को काफी ज्यादा कांग्रेट्स करते हैं और कहते हैं कि तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो यार, सारी लड़कियां घूम फिर कर तुम्हारे पास ही आ जाती हैं। ऐसा कहते हुए वो उसे काफी ज्यादा परेशान करते हैं और फिर ये लोग यहाँ से सभी चले जाते हैं। अगले सीन में हम चैन को देखते हैं जो कि एक कार शोरूम में होती है और यहाँ की वजह से यहाँ पे आई होती है, लेकिन जब उसका काम खत्म हो जाता है तब यहाँ का मैनेजर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। उसके पास से चुमो अपने फ्रेंड सबके साथ गुजर रहा होता है, जो कि ये सारी चीजें देखकर अंदर आ जाता है और फिर से अपने पैसों का यूज करके सभी का मुंह बंद कर देता है और इन सभी के सामने से वह चैन को आसानी से लेकर चला भी जाता है। ये सारी चीजें देखकर चैन काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर वो उसके साथ डिनर पे जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि यहाँ की चीजें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए वो खाने से मना कर देती है। लेकिन चुमो एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड की तरह उसके लिए सारी चीजें ऑर्डर करता है और कहता है कि पैसों की चिंता तुम मत करो डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए सारे पैसे हवा में तो ऐसे ही उड़ा सकता हूँ डार्लिंग, तुम चिंता मत करो। इतना कहने के बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और इसके बाद वो चैन को लेकर जाता है, जहाँ पे वो उसके लिए शॉपिंग करता है और उसके लिए कुछ गिफ्ट भी खरीदता है। चैन ये सारी चीज देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। इसके बाद ये दोनों ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं और इसके बाद चैन उसे अपने साथ अपने घर पे ले जाता है।